सो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम कोडिंग करते करते पहुंच चुके हैं ऐसे मोड़ पे जहां हम कंडीशंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंडीशंस का। तो कंडीशन का इस्तेमाल हम उसी प्रोजेक्ट पे करेंगे जो कि मैं लास्ट टाइम बताया था। एक था फॉर्म और दूसरा डेटा। तो पहले उस प्रोजेक्ट को हम दोबारा आपके सामने बनाते हैं और फिर जो है हम उसको करेंगे। तो ये हो गया पहला फॉर्म और दूसरा हो गया हमारे पास डेटा। तो डेटा में हमें क्या चाहिए? आईडी चाहिए, हमें आईडी, हमें नेम चाहिए। इसके बाद इसमें हमने ईमेल आईडी लिख दिया कि ईमेल आईडी चाहिए और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, सॉरी अमाउंट। कुछ खास और नहीं करना है। हाँ, डेट दे देते कि ऑटोमेटिक डेट दे दे, तो यहाँ पे एक डेट दे दे। और फिर यहाँ हम फॉर्म पे आते हैं। यहाँ हो जाता है नेम, यहाँ हो जाता है आपका ईमेल, ये हो जाता है आपके पास अमाउंट। एक छोटा सा फॉर्म बनाया, बट आप अपने हिसाब से एक बड़ा इंटरेक्टिव फॉर्म बनाए तो सही रहेगा। लेकिन मैं इंटरेक्टिव फॉर्म बनाने जाऊंगा तो क्या होगा, क्लास जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बनाते, आप बना लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा और जब सेंड पे क्लिक करूंगा तो डेटा एक के नीचे चला आएगा। हालांकि इस काम को हम यूजर फॉर्म के थ्रू भी करते हैं। ठीक है सर, इस काम को हम लोग यूजर फॉर्म के थ्रू भी करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और सेंड का देते हैं, सेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि डिम फॉर्म एज ए वर्क शीट और डिम हमने बोला डेटा एज ए ऑल्सो वर्क शीट। फिर सेट फॉर्म इक्वल टू शीट्स और शीट्स में हमने डाल दिया फॉर्म। सेट डेटा इक्वल टू शीट्स, इसके अंदर हमने डाल दिया। ओके, समझ में आया? हमने दो डिक्लेरेशन कर लिया हमने। अब दो डिक्लेरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ये हम लोगों को बता चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बता चुके हमने पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 बता रहे हैं सर। पेशेंस रखिए, जी देखिए ना, जब टीचर बताए तो पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है सर, टीचर, ओके। डॉक्टर, वकील, इनके पास पेशेंस जरूर आना चाहिए। नहीं मुझे लगा सर हमने आपका पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 बता रहा हूं। अब पार्ट 1 वाला कोड नहीं बता तो दोबारा से बता देते हैं। चलो, आप तो होशियार है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग हैं जो कि भूल गए होंगे, तो उनको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल चाहिए आईडी का। किसका चाहिए? आईडी। हमने लिखा आईडी इक्वल टू, सॉरी, डिम आईडी। आईडी क्या है? एक नंबर है विदाउट डेसिमल। तो हमने क्या करेंगे, आईडी एज ए हम करेंगे लॉन्ग। ठीक है, विदाउट डेसिमल लंबी नंबर है तो लॉन्ग किया। अब यहाँ पे आईडी इक्वल टू करेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि हमें लगाना है मैक्स का फॉर्मूला। तो मैक्स का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है किसको? सर वीवीए को डायरेक्टली समझ। जी हाँ, बिल्कुल, वीवीए को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे मैक्स, और मैक्स के अंदर हम देंगे डेटा। डेटा के अंदर, डेटा में हम निकालेंगे पूरा का पूरा रेंज। कौन सा? कॉलम ए का।
अब यहाँ पे एक चीज और है, हम यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करते हैं कि डिम आर एज ए रेंज, फिर हम यहाँ सेट करते हैं आर को, आर इक्वल टू क्या हो, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा सीट है उसके अंदर जो रेंज हम दिया, हमने बोला ए 65,000 डॉट एंड में हमने बोला एक्सएलएस अप, उसके बाद हमने ऑफसेट 1,0, तो जहां डेटा डालना है वहां पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आर इक्वल टू आई डी प्लस 1, देन आर डॉट ऑफसेट 0,1, अगली कॉलन उसकी जो वैल्यू होगी, अच्छा इसमें मैंने आर डॉट वैल्यू करना भूल गया, वो होगी हमारे पास डेट का, फिर आर डॉट अगेन ऑफसेट यहाँ करेंगे 0,2 डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम यहाँ करेंगे ईमेल आईडी के लिए, तो यहाँ देंगे हम सीट कौन सा, फॉर्म डॉट रेंज, और रेंज के अंदर में अपना एक्सेल सीट पे एक बार आते हैं और देखते हैं C3 नेम कहाँ है, C3 में है, तो यहाँ पे C3 और डॉट वैल्यू, अब जो है ये करेंगे रेंज 0,3 रो 3 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू अगेन फॉर्म डॉट रेंज, और यहाँ पे C क्या है हमारे पास, ये है ईमेल आईडी C5, तो यहाँ पे हो जाएगा C5 डॉट वैल्यू, फिर एक मिनट, इसमें फॉर्म इसमें हमने डालना एक बनाना या आर बनाना ना, देखिए ये पे गलती होगी, आर डॉट अगेन आर डॉट ऑफसेट, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही इसको लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें भी चाहिए ना सर, वैल्यू इक्वल टू फॉर्म डॉट रेंज, शुरुआती दौर में आप जो है कोडिंग को लिखे, कॉपी पेस्ट पे ना रहे, वरना लिखने की स्पीड आपकी कम जाएगी, साथ में गलती स्पेलिंग मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें हम देंगे फॉर्म डॉट रेंज और मल्टी सिलेक्शन करते हैं, जो कि है C3, C5, C7 डॉट क्लियर क्लियर कर दो, डिलीट ही कर देगा पूरा, क्लियर कंटेंट, फिर MSG बॉक्स, तो ये इतना हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था और हमने दोबारा रिवीजन आपको कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हमें एक बार देखना है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको देखना है, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डाला पूजा सिंह, उसके बाद हमने डाला ईमेल में kumar@iptindia.com और यहाँ अमाउंट में 500 डाल। अब ये चीज को रन करने के लिए हमें एक बटन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने बटन को ड्रैग किया और इसके ऊपर माइक्रो को असाइन किया। बटन हम कस्टम भी ले सकते हैं, अब जैसे पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा सेव आ जाएगा और देखिए यहाँ डेटा पूरी आ गई। अब इसमें थोड़ी सी और हमें ये करना है, तो थोड़ा सा क्या करना है, करना ये है कि कुछ कंडीशंस देने हैं।
क्योंकि तो ऐसे ही कर देता है कंडीशन में कि भाई सबसे 3-4 चीजें देनी है। सबसे पहले कि इन चारों में जब तीनों में जब तक पूरी की तरह पूरी डेटा फिल ना हो तब तक मेरा कोड जाएगा। ठीक है सर। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं सर? जैसे हमें सेंड पे क्लिक करे हैं तो अभी भी डेटा आ जा रहा है और इसके अंदर देखिए और ये देखिए फालतू में डेट टाइप हो गया ना। इसी को रोकना है। तो मतलब कि अब इसके अंदर हम कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो डेटा है वो डेटा अपने हिसाब से काम करे, मेरे हिसाब से काम करे, डिफॉल्ट काम जो है काम ना करे। तो इसके लिए हम चलिए इसमें लिखते हैं। तो कोडिंग जो करेंगे हम यही स्टार्टिंग में ही कोडिंग करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ कंडीशंस लेंगे या फिर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। अब एक साथ मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। तो डिम हमने बोला n e a एज ए वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सो हमने वेरिएंट ले लिया। ठीक है। अब यहां पे मुझे इफ कंडीशन होगा कि इफ n इक्वल टू 0 और, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, e इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0। देखिए हमने पहले इसके ऊपर वैल्यू तो चढ़ाया नहीं। एक मिनट, मुझे इसको यहां नहीं यहां नीचे करना होगा, यहाँ पे। अब उससे पहले मुझे यहाँ पे n इक्वल टू हमने लिखा फॉर्म C3 डॉट वैल्यू। अब हालांकि ये पूरा का पूरा कोड हम यहाँ n के जगह पे भी लिख सकते हैं, बट वेरिएबल इसलिए ले रहा है क्योंकि आगे भी मुझे कुछ और चीजें करनी है, तो बार बार मुझे ना लिखना पड़े इसलिए। ठीक है ना। फॉर्म C5 डॉट, सॉरी क्या हो गया आज मुझे, डॉट वैल्यू। अगर सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया ना सर, इसलिए लग रहा है सब हो रहा है। a इक्वल टू ऑल्सो फॉर्म डॉट रेंज और यहाँ पे C7 डॉट लोड कर दिया। अब हमने कंडीशन किया कि n अगर 0 है, e अगर 0 है, a अगर 0 है तो क्या हो, मैसेज दे msg बॉक्स। यहाँ पे लिखे कि प्लीज फिल और फिल्ड्स FILS ठीक है। और यहाँ पे करेंगे एग्जिट सब, ये जरूरी है वरना क्या होगा, नीचे कोड चलता जाएगा। एग्जिट सब ये करने से क्या हो गया, आपका माइक्रो रुक गया। तो यहाँ पे एंड इफ, अब इफ स्टार्ट किए हैं तो अब मुझे एंड इफ भी करना होगा। तो अब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा, प्लीज फिल द ऑल फील्ड। ठीक है। तो अगर मैं नेम में पूजा डाल दिया फिर भी आपसे पूछेगा फिल द ऑल फील्ड। ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों जब तक नहीं होगा, जैसे पूजा gmail.com, तीनों फिल है तब सेंड पे क्लिक कीजिएगा, डेटा सेव होगा। ये देखिए, तो हमने क्या वैलिडेशन लगाया, हमने वैलिडेशन लगाया कि मेरे सारे फील्ड जब तक फिल ना हो, मतलब जब उसके अंदर डेटा फिल ना हो तब तक मेरा माइक्रो परफॉर्म ना करे। समझे? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नहीं सर। तो हमने एक फॉर्म बनाया
जो कि डेटा एक शीट से अनदर शीट पे भेज रहा है, और हमने उसके अंदर एक कोडिंग किया कि मेरा डेटा तभी फिल हो जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो, जैसे कि यहां हमने किया। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन, अब इसके अंदर हमारे अब ईमेल आईडी भी है, तो मैं चाहता हूं कि ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी इनकरेक्ट है तो ये वर्क ना करे। देखिए, प्लीज एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी। बात समझ में आया सर? तो ईमेल आईडी करेक्ट कैसे होगा? ईमेल आईडी के अंदर दो चीजें होना अनिवार्य है, एक डॉट और एक @, और तीसरा लास्ट में डॉट नहीं होना चाहिए। समझे? ऐसा और भी है, लेकिन हम यहाँ पे 2-3 चीजों पे फैक्टर करेंगे। तो हम यहाँ आते हैं अपने कोड में। यहाँ अब ये हो गया पहला पार्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन यूज करेंगे जो कि ई के ऊपर है। ई में हम यहाँ देते हैं सिंपल सा इफ कंडीशन, इफ, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है इन str। एक्सेल में जो फाइंड फॉर्मूला होता है ना सर, फाइंड, तो फाइंड में बोलते हैं कि हाँ @ को फाइंड कर दो, इसके अंदर में है या नहीं है, क्या इस तरह से। तो ऐसे केस में ही यहाँ करेंगे। तो इन st, अब यहाँ पे एक चीज और, इन फिर एक पे एक पहले यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स लगाता हूँ, msg बॉक्स, और इसके अंदर इन str, और इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूं ई को, यहाँ पे @ को देता हूं, और कॉमा हम देते हैं, ढूंढना किसके अंदर, ई के अंदर है, तो उल्टा कर दिया, पहले नंबर से स्टार्ट करना है, ई के अंदर ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है @। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखा कुमार @iptindia.com। अब इसको सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये 6 दे रहा है, मतलब कि अवेलेबल होगा तो नंबर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें अवेलेबल नहीं है तो क्या देगा, तो जब इसको सेंड करेंगे तो 0 देगा। इसका मतलब कि अगर इन str का एक भी रिजल्ट 0 हुआ तो क्या हो जाए, कंडीशन को फुलफिल, आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यहां पे लिखते हैं इफ इन str ब्रैकेट, एक पहले नंबर से ढूंढना है, ई के अंदर ढूंढना है, और क्या ढूंढना है मुझे, तो ढूंढना है मुझे @। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अब यहां और इसे लगा रहे हैं कि तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हो तो वर्क करेगा। तो इन str इन द ब्रैकेट, पहले नंबर से ढूंढना है, ई के अंदर ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, तो ढूंढना है डॉट को। किसको ढूंढना है, डॉट को। इसका भी रिजल्ट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देन और इन str, ठीक है। अब इसके अंदर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं इसके लिए नहीं, दो चीज कर दिया, डॉट @ होना चाहिए, और हम बोल यहाँ पे है लास्ट में डॉट नहीं होना चाहिए। तो मैं राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा कि RIGHT राइट, और राइट के अंदर बोलूंगा कि ई से एक लेटर अलग करो, और O इक्वल टू डॉट नहीं होना चाहिए। दैट ए मैसेज बॉक्स होगा MSG बॉक्स, इसके अंदर हम देंगे मैसेज कि प्लीज चेक ईमेल आईडी और एग्जिट सब, और यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो प्लीज और फिल कर रहा है,
अब यहाँ पे कर दिया मैंने फिल पूजा, और ईमेल आईडी में मैंने कर दिया पूजा @IPT India कॉम, इसमें डॉट नहीं लगाया, और अमाउंट 500। ठीक है, अमाउंट क्या कर दिया 500। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो बोला प्लीज चेक ईमेल आईडी और डेटा को ट्रांसफर नहीं किया। अब चलिए @ दे दिया, अब यहाँ पे हम .com डॉट दे देते हैं सिर्फ, और कॉम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर भी क्या कहेगा प्लीज चेक ईमेल आईडी। तो ऐसे और भी जो कंडीशंस लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। अब सब कुछ करेक्ट होगा तो डेटा सेव हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये लगाना है कि जो मेरा ईमेल आईडी है ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, समझे। सो ईमेल आईडी नॉट बी डुप्लीकेट। तो कैसे करेंगे इसको सर, ईमेल आईडी इसमें है ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें काउंट इफ का सहारा लेना। किसका सहारा लेना पड़ेगा, काउंट इफ का। ठीक है, तो हम आते हैं कोड में। अब यहां पे हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं ऊपर कि dim COUNT काउंट, यहाँ पे सी कर दीजिए ना, सी नहीं रहता, सी रिजर्व वर्ड है, CN कर देता हूँ, CN एज ए लॉन्ग। काउंट कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर करता हूँ, काउंट एक से ज्यादा थोड़ी होगा, बाइट भी कर सकते हो बट यहाँ पे इंटीजर करते हैं डिम कर। अब यहां हम लेते हैं CN इक्वल टू, अब काउंट इफ तो सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे यहां लेना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, और इस काउंट इफ के अंदर में पहले देना होगा रेंज, जो कि डेटा के अंदर रेंज कौन सा है, आई थिंक आईडी नेम, आईडी हो गया ए, नेम बी, डेट बी, नेम सी, डी कॉलम, डी बाई डी, और ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है ई को। ठीक है सर, डी कॉलम है ना, यहाँ पे देख लीजिए डी कॉलम। अब कंडीशन देना है कि इफ CN is greater than 0, then क्या देंगे यहाँ पे MSG बॉक्स, यहाँ पे कर सकते हैं ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट के स्पेलिंग ही होता है ना, और यहाँ पे और इसके अंदर हम एंड सब नहीं भूलिएगा, तो क्या होगा कि ये मैसेज दे देगा उसके बाद वो डेटा डाल देगा। तो एंड सब जरूरी है, एंड सब क्या करेगा माइक्रो को यहीं पे खत्म कर देगा, इसके नीचे जाएगा ही। ठीक है, तो अगर मैंने अपना कोई ईमेल आईडी, जैसे कि देखिए है हमारे पास ईमेल आईडी, अगर इसके अंदर हम डालने की कोशिश करें, सॉरी एंड सब ब्लॉक विदाउट, सॉरी एंड सब नहीं होता, यहाँ पे एग्जिट सब होता है, देखिए भूल गया ना। हाँ एंड भी डाल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार रन करते हैं।
सॉरी यहाँ पे, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर दूसरा ईमेल आईडी डालेंगे तो एक्सेप्ट कर देगा। तो इसी तरह से आपको अपनी कंडीशंस अप्लाई करनी है, सारे कंडीशन वैलिडेट होने के बाद ही वो डेटा एंट्री कर पाएगा। समझ में आया? अब इसमें एक चीज और है, कई बार आपने देखा होगा कि वो कंफर्मेशन मांगता है। जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे ये बटन, मैं चाहता हूं यहाँ पे, यहां जब मैं सेंड पे क्लिक करूं सब कुछ ठीक है, तो मुझसे कंफर्मेशन मांगे, डू यू वांट टू सेव द डेटा। हो सकता है कई बार हमें गलती से क्लिक हो जाता है ना, तो गलती से क्लिक ना हो, मुझसे वो कंफर्मेशन मांगे, मैं अगर कंफर्मेशन दूं तभी वो आगे करे, अदरवाइज ना करे। समझ में आया सर? तो क्या करें कंफर्मेशन के लिए? तो मैसेज बॉक्स में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। तो अगर मैं करता हूं a इक्वल टू msg बॉक्स और msg बॉक्स, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट कि मैसेज क्या आएगा। तो मैसेज में लिखा डू यू वांट टू सेव दिस डेटा। उसके बाद दूसरा आता है टाइटल। क्या आता है? टाइटल। तो टाइटल में हमने लिख दिया कंफर्म। तीसरा नहीं, तीसरा टाइटल है, दूसरा होता है बटन टाइप। यहाँ पे आता है बटन टाइप कि बटन टाइप क्या लेना है। तो हमने बोला कि भाई यस एंड नो लो। क्या लो? यस एंड नो। और उसके बाद यहां पे टाइटल दे दिया कंफर्म। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। तो जब एंटर करते समय जो पॉपअप आएगा उस पे यस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर वीवी यस सेव हो जाएगा, नो पे क्लिक करेंगे तो वीवी नो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मुझे करना है कि a इक्वल टू वीवी, नहीं ए तो ऑलरेडी हमने ले रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ वेरिएबल देना होगा मैसेज कंफर्मेशन का। तो डिम mc एज ए हमने कर दिया इंटीजर, इंटीजर होता है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे mc, यहाँ करेंगे mc इक्वल टू वीवी नो, देन सीधे कर देना है एग्जिट सब। क्या कर देना है? एग्जिट सब। और फिर यहाँ पे तो अब क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ईमेल आईडी हम चेंज कर देता हूँ, मैं कुमार1 कर देता हूँ ताकि ले लेगा। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे आपसे मैसेज पूछ रहा है, अगर मैं नो पे क्लिक किया तो मेरा डेटा सेव नहीं करेगा। देखिए यहाँ देखिए मोहन का डेटा नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ यस पे क्लिक करूंगा तो मोहन का डेटा सेव कर देगा। तो इससे क्या हो गया कि ऐसी बटन पे क्लिक होने पे डेटा नहीं जाएगा, आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो इस एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम बताया था, उस एग्जांपल में हमने सिर्फ डेटा को स्टोर करना सिखाया था। अभी हमने एक प्रॉपर फॉर्म बनाया जिसमें हमने कई सारे वैलिडेशन दी कि भाई ऐसा हो तो एक करे, ऐसा ना हो तो ऐसा ना करे। ठीक है सर, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब चलिए हम प्रॉपर्ली इफ कंडीशन को समझते हैं, क्योंकि बगैर इफ आप अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकते वीवीएम। तो हम इफ को समझते हैं क्या है इफ। तो सिंपल सा मेरे पास कुछ हमने डेटा लिए, अब इफ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और इफ के साथ हम लूप को भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो एक ही टॉपिक में हमारा दो चीजें कवर हो जाएगा। यहाँ तो ये हमारे पास क्या है? डेटा है, मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है INC।
मतलब अगर 550 यहाँ पे सिंपल सा कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो 500 की मुझे इंसेंटिव देनी है, सिर्फ मुझे इतना ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक, और मैं एक और मॉड्यूल्स ले लेता हूं और इसको डुअल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, तो सब्जेक्ट इफ नंबर 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहां पे सबसे पहले लिखता हूं कि डिम एस एज ए लॉन्ग, और यहाँ एस इक्वल टू हमने लिखा रेंज A2 डॉट वैल्यू, और यहां हम करेंगे कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन आर इक्वल टू रिजल्ट। अब आर यहाँ डिफाइन नहीं किया तो यहाँ आर भी आर कॉमा एस कॉमा आर करेंगे, एक साथ दो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल टू 500। और फिर हमने लिखा रेंज बी, यहाँ पे B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको रन कीजिए, तो रन करने से रिजल्ट आएगा। हालांकि इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि हम यहाँ वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, और डायरेक्ट जो है इसको कॉपी कर कट करके एस के ऊपर डाल देते हैं, और इसको कट करके सीधे आर के ऊपर डाल देते हैं। समझ गए? तो ए भी आपका परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि मैंने यहां जहां भी इफ लगाया वहां पे एंड इफ किया ना, बट इसमें एंड इफ क्यों नहीं किया? यहाँ नीचे वाली लाइन में एंड इफ नहीं किया ना सर। देखिए, जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन हो और साथ में आपके पास एक सिंगल रिजल्ट हो तो हमें एंड इफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब इसको रन करते हैं तो एक सेल पे ही वर्क करता है, मुझे बाकियों पर रन करने हैं। तो जानते हैं कि अगर हम मल्टीपल्स पर रन करते हैं तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां हम लूप देंगे, और याद रखिएगा वेरिएबल्स को कभी भी लूप के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स एक बार ही डिजाइन किए जाते हैं। वेरिएबल क्या है? एक बार ही डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए कभी भी वेरिएबल को लूप के अंदर नहीं रखना है। तो यहां लिखेंगे और i इक्वल टू चले 1 to कितना है 16, नहीं 1 नहीं 2 है, नहीं 2 से स्टार्ट, रो नंबर लेके चलते हैं, 2 से स्टार्ट है, 2 to 16, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट i। देखिए अभी जो है, अब जैसे हम जानते हैं कि i जो है एक वेरिएबल है, तो ये लूप की जो सीक्वेंस नंबर है उसको अपने पर स्टोर रखती है। लूप की सीक्वेंस नंबर क्या करती है? अपने ऊपर स्टोर रखती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? यहां जहां जहां 2 है वहां हम i को कॉन्केट कर देंगे। यहां भी 2 है तो यहां हम i को कॉन्केट कर देंगे। अब देखिए यहां पे रन करेगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, को हटाना पड़ेगा वहां। क्या? अच्छा, 2 में से 2 को हटाना। एक छोटा सा इसके बाद प्रॉब्लम है छोटा। देखिए सब पे 500 दे दिया, क्यों? अब इसको समझने के लिए आप इसको स्टेप इन्फो करना होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझिए। हमने रन किया है इसको, अब i क्या है? 1 है, तो a 2 है, i 2 है, a के साथ 2 है, a2 की वैल्यू जो कि है 83 स्टोर हो गया। इसने चेक किया ग्रेटर देन 83, दैट ओके, और इसने r के ऊपर 500 डाल दिया और यहाँ पे इसने 500 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट s की वैल्यू क्या है? अब 2 3 हो गया, s की वैल्यू 36 आया। अब 36 जो है नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ r पे पहले जो 500 डाला था वो तो है ही, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि वेरिएबल तभी लॉस्ट होते हैं जब आपका एंड सब होता है, और बिटवीन द एंड सब और एंड सब आपका r अपनी वैल्यू को स्टोर रखता है।
तो यहां पे जरूरत है हमें अपने आर को खाली करने की। तो कैसे करेंगे? आर इक्वल टू 0। क्या करेंगे? आर इक्वल टू 0। इसको रन कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं कि हम वेरिएबल्स का यूज ना करें तब क्या होगा। अब इसी को इसमें यूज करते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 2 to 16 और यहां पे हमने नेक्स्ट आई कर दिया और जहां जहां A2 था उसकी जगह यहां पे कॉन्केट किया आई को और फिर यहां पे हमने दिया इसके साथ आई। तो अब क्या होगा? अब देखिए इसको रन करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। अब इसको जब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने यहां एल्स में दिया ही नहीं, हमने ये थोड़ी दिया कि अगर ना हो तो क्या हो, नहीं दिया ना सर, इसलिए ब्लैंक। बट इसमें जीरो क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने आर को जीरो किया था। अगर नहीं भी है फिर भी आर तो स्टोर हो रहा है ना सर। तो आर जब स्टोर हो रहा है तो जीरो है तो जीरो स्टोर करेगा। यही चीज हमने आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बताया है। अब हम एल्स खुद लगाना चाहते हैं कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो 500 और लेस देन 50 है तो हमें करना है 50। तो क्या करें इसके लिए? तो चलिए इसकी कोडिंग आपके सामने करते हैं। तो यहां पे देते हैं सब्जेक्ट और देते हैं यहां पे इफ नंबर 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहां पे क्या करना है मुझे? अब यहां पे मुझे सबसे पहले ये करना है कि डिम एस कॉमा आर एज ए हमने दे दिया लॉन्ग फोर आई इक्वल टू चले 2। अब इसमें हम इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो 16 डाल देते हैं वो तो 16 फिक्स होता है ना, कैलकुलेटर में रिजल्ट बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पे हम रेंज वाला मेथड अपनाएंगे। यहाँ लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप और डॉट रो। ठीक है? तो क्या होगा कि सबसे पहले ए 65,000 पे जाएगा, यहां से कंट्रोल अप करके ऊपर आएगा और इसका जो 16 नंबर रो है नंबर है वो 4 को दे देगा। अब यहां पे हम नेक्स्ट आई कर देते हैं। अब यहां एस इक्वल टू हम करते हैं रेंज और रेंज के अंदर हम रेंज की जगह पे सेल्स भी ले सकते हैं कि सेल्स आई हमारा रो हो जाएगा, 1 हमारा कॉलम हो जाएगा डॉट वैल्यू। अब कंडीशन देंगे कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन अब यहां लिखेंगे कि आर इक्वल टू होना चाहिए 500 और यहां पे एल्स है तो यहां हम एल्स का फॉर्मेट देंगे कि एल्स आर इक्वल टू होना चाहिए 50। अब ध्यान रखिएगा जैसे एंड से आपने एंटर मार के दूसरे लाइन में अपना कुछ भी लिखा तो फिर आपको देना होगा एंड इफ। क्या देना होगा? एंड इफ। तो यहां पे हमने एंड इफ दे दिया एंड अब कंडीशंस वेरीफाई होके डेटा आर पे आ गया। अब इस आर का डेटा वापस सेल पे भेजना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे यहाँ पे सेल्स में देंगे हम आई रो एंड दूसरा नंबर कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब अगर मैं इसको यहां से रन करूं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने। तो यहां हमने इफ को सीखा, साथ में हमने एल्स को भी सीखा। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? अभी तक की क्लास में कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला जो है वो है, मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि अगर 50 to 80 के बीच में हुआ तो रिजल्ट 500 होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट 500, अदरवाइज रिजल्ट हमारा 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम सब्जेक्ट इफ नंबर 4 है ना। अब यहां पे हम करते हैं कि डिम एस कॉमा आर एज ए लॉन्ग, फिर देते हैं लो 4 आई इक्वल टू चले 2 अब मैं यहाँ पे मैनुअली 16 डाल रहा हूं, बट हमने आपको अल्टीमेट रेंज लेना बता दिया है, तो आप उस अल्टीमेट रेंज को आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे हम एस इक्वल टू करते हैं सेल्स, सेल्स में आई रो एंड 1 कॉलम, और उसकी हमने वैल्यू उठा ली। अब कंडीशन देंगे कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और यहां हम एंड लगाएंगे एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन आर इक्वल टू होना चाहिए 500, फिर एल्स आर इक्वल टू होना चाहिए जस्ट 100, और फिर यहां पे हम कर देंगे एंड इफ, क्या कर देंगे, ओके। रन कीजिए इसको। अच्छा हाँ, हमने रिटर्न तो किया ही है ना, सेल्स आई नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। आ गया सर, कंफ्यूजन इसमें? ठीक है सर, अब यहां पे हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं, और भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम थोड़ा सा नेस्टेड की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ? नेस्टेड की तरफ। अब यहाँ पे मैं अपना कंडीशन करता हूं चेंज। मैं बोलता हूं कि जो मेरा ग्रेटर देन 50 है वो तो 500 होना ही होना चाहिए, और जो लेस देन 50 है उनको मैं 50 देना चाहता हूं, और नहीं सॉरी 50 to 80 वाले को देना चाहता हूं 500, लेस देन 50 को 50, और ग्रेटर देन 50 को सॉरी ग्रेटर देन 80 को हम देना चाहता हूं 100। अब देखिए एंड हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास कई सारे कंडीशंस होते हैं पर रिजल्ट होता है एक, बट यहाँ तो रिजल्ट कई सारे हैं, तो यहाँ पे हमें लगाना होगा नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट इफ नंबर
5 लेते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां देते हैं डिम r कॉमा s एज ए लॉन्ग, और हम यहां करते हैं 4 i इक्वल टू चले 2 to 16, और यहां नेक्स्ट i कर देते हैं। फिर s इक्वल टू हम सेल्स के अंदर i रो एंड 1 कॉलन डॉट, इफ कंडीशन देंगे कि इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, दैट, अब इसके अंदर एक और इफ लगेगा, इफ s इज लेस देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हमने क्या कर दिया 80, और यहां हमने बोला कि देन r इक्वल टू होना चाहिए 500, और फिर यहां एल्स लगाया, r इक्वल टू हमने हमारा होना चाहिए 100, और यहाँ पे एंड। देखिए ये दूसरा जो इफ है 80 वाला, ये तभी चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा, मतलब ट्रू होगा, कि अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो दूसरे इफ को चेक करने के लिए बोला, मतलब दूसरा इफ तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि उसने पहले इफ को प्राप्त कर चुका है, मतलब क्यों ग्रेटर देन 50 है। फिर यहां हम देंगे एल्स, एल्स हम लिखेंगे r इक्वल टू 50, और फिर यहां पे, तो ऐसे ही एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ हम यूज करते हैं, समझे। ऐसे ही इसके अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा हम कर सकते हैं अप्लाई। आगे बढ़े इसमें, चलिए आउटपुट दिखाना, आउटपुट देख लो। देखिए इस वाले का आउटपुट लीजिए, आउटपुट एक मिनट, हाँ आउटपुट यहाँ देना पड़ेगा ना, पहले देते हैं सेल्स, सेल्स में देते हैं आई रो एंड 2 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, आ गया। अब चलिए एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम है, और मान लीजिए उसने 4 सब्जेक्ट को दिया है, और यहां मुझे उसका रिजल्ट देना है। क्या देना है? रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट में यहां हम देते हैं बिटवीन 10 to 9, कॉमा बेस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इसने अगर सारे सब्जेक्ट में रिजल्ट जो है हमारा ग्रेटर देन 50 है, तो रिजल्ट आना चाहिए पास, अगर आना चाहिए फेल। 30 में सब शायद 30 है, तो 30 से ऊपर है तो, समझे। चलिए अब इसको दो तरीके से करेंगे। तो सब्जेक्ट इफ नंबर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब इसके अंदर हम 4 लगा पे लेते हैं डिम सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3 कॉमा सब्जेक्ट 4 एज ए लॉन्ग। अब यहाँ पे हम एरे भी, इस दूसरे एग्जांपल में एरे भी बताऊंगा। अब यहाँ पे हम करते हैं 4 i इक्वल टू चले 2 to 8, एंड यहां हमने किया नेक्स्ट i। अब यहां सब्जेक्ट 1 इक्वल टू सेल्स i रो 1 कॉलन 2 कॉलन डॉट वैल्यू। अब इसको हम यहां से
एक सेकेंड सर। इसकी कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 चारों। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि इफ सब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दैट अब यहाँ पे एक और इफ लगेगा कि सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दैट। फिर यहाँ पे इफ S3 is greater than equal to 30 that, and if subject 4 is greater than equal to 30। ऐसा हो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एक लिखता हूं dim r एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट टेक्स्ट में होगा पास फिर तो स्ट्रिंग। सो यहाँ हम लिखेंगे r इक्वल टू सिंपल एस, सॉरी पास होगा ना, पास। अगर फेल हुआ तो क्या होगा, तो फेल होगा तो r इक्वल टू हमें देना होगा कि सब्जेक्ट 4 में फेल होगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। फिर ये दूसरे, अच्छा मैं इस तरह से इसको इस तरह से अंदर अंदर करके रख रहा हूं, ऐसी जरूरत नहीं है, आप इकट्ठे सब डाल सकते हैं, बट इस तरह से कर देता हूं तो पता चलता है कौन इफ किसके अंदर में है, तो कल के डेट में आपको सहूलियत होता है। दूसरा, अगर आगे चल के पैटर्न सीखना चाहेंगे तो पैटर्न में आपको बड़ी सपोर्ट करेगा, क्योंकि पैटर्न में इस तरह से डालना होता है चाइल्ड पेरेंट सिस्टम से। इक्वल टू सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 फेल, और यहाँ पे जितने इफ स्टार्ट हुए हैं उतने एंड इफ देना है। फिर अगेन यहाँ पे करेंगे else, और r इक्वल टू सब्जेक्ट 2 फेल। फिर यहाँ पे एल्स, यहाँ पे r इक्वल टू सब्जेक्ट 1 फेल, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड। और फिर सेल्स, और कौन सा है 1 2 3 4 5 6, तो आई रो एंड 6 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको एक बार रन कीजिए। तो यहाँ पे हमने एंड इफ नहीं दिया, तो यहाँ पे एंड इफ देना होगा। आ गया सर। अच्छा, इसमें हमने इससे सब्जेक्ट लिए बहुत सारा, इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें और चीजें भी हो सकती है, तो चलो इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। इसमें हम एरे का यूज करेंगे। यहाँ पे इफ नंबर 7 ब्रैकेट ओपन क्लोज। देखिए हमने अब हमें क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे 5 जैसे 4 सब्जेक्ट लेना है, तो हमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं ना, और फिर 1 बाय 1 चारों को लोड करना पड़ता है। तो हम ऐसे मान लीजिए 40 हो तो 40 सब्जेक्ट का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एरे यूज करते हैं, हम लिखते हैं डिम एस, इसके अंदर हमने दे दिया 1 2 से करता हूँ 2 to 4, ठीक है, एज ए लॉन्ग। ओके,
एक वेरिएबल हो गया। अब मुझे सब्जेक्ट लोड करना होगा, तो मुझे एस यहाँ पे 1 to 4 करे सही रहे, 1 सही रहता है, 2 से दे दिया, 1 सही रहता है। यहाँ पे S1 इक्वल टू में क्या देना है, सेल्स, सेल्स में आई रो एंड 2 कॉलम डॉट वैल्यू। इस तरह से करेंगे। फिर S2 S3 S4, इसको हम लूप के अंदर भी डाल सकते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to आई नीचे करना होगा, 4 J इक्वल टू चले 1 to 4, और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट जगह पे J डाल दीजिए, और यहाँ भी J+1, क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट है ना, इसलिए कॉलम। सर हमने यहाँ से एस को डिफाइन किया, जे को डिफाइन नहीं किया। क्या एस को डिफाइन किया है तो दिन है, लेकिन जे को पता नहीं डिफाइन नहीं कर सकता। J को भी डिफाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली हम डिफाइन नहीं करते, ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है। J भी एक वेरिएबल ही है, ठीक है ना। सी वगैरह में डिफाइन करते हैं, आई थिंक लग रहा है सी की प्रोग्रामिंग हम करते होंगे, इसलिए पता होगा आपको ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसको भी हमें लूप करना पड़ेगा। 4 आई इक्वल टू चलते हैं 2 to 8, और नेक्स्ट आई। अब उसके बाद यहां हम ले लेंगे इफ S के साथ 1 इज। अब मुझे यहाँ पे देना है कि कौन कौन सब्जेक्ट में फेल हुआ है। इसमें 2 में फेल हुआ है, उसका एक ही दिख रहा है, यहाँ पे 2 फेल है, एक ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन C इक्वल टू C+1। अब C को ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, काउंट के लिए। और एल्स क्या होगा, एल्स होगा हमारा R इक्वल टू सब्जेक्ट 1 फेल, और यहाँ पे और यहाँ R नहीं करेंगे, R के साथ कंबाइन कर देंगे, कॉमा लगा के, और इसको भी एक लूप में डालेंगे। 4 आई इक्वल टू चले नहीं के फिर लिख दिया मैंने, 4 के इक्वल टू चले 1 to 4, और यहाँ पे नेक्स्ट के, ठीक है। और यहाँ पे आई के जगह पे हम के डाल देंगे, क्या डाल देंगे, के डाल देंगे। तो एक एक करके वो सर्च चेक करेगा और सी के ऊपर नंबर डालता चला गया, और जहां पे फॉल्स है उसके जगह पे आर के ऊपर कि जिस सब्जेक्ट में फेल है ना उसका यहां डाल देगा। एस एंड आई एंड ए, आई नहीं सॉरी यहाँ पे के होगा ना, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट केस से निकलेंगे और इफ कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि इफ अगर C इक्वल टू कितने है, 4 है, then क्या करना है, सेल्स यहाँ पे 4 5 6 आई रो एंड 6 कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, else A
इक्वल टू आर। अब इसमें 3 लूप लग गया ना सर, तो कंफ्यूजन लग रहा है कि इससे फायदा ये हुआ कल के डेट में कितने भी कॉलम्स हो सारे कॉलम को चेक करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना, देखिए रन करके देखिए आप। अच्छा नेक्स्ट सॉरी एडिट कर दिया मैंने, नेक्स्ट जे। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत तो है। चलिए एक बार एफेक्ट करके देखते हैं क्या दिक्कत है। एफेक्ट हुआ, इसने आई से लिया चला, अब इसने जे चला, इसने क्या किया पहला। अच्छा ये 1 मिनट, ये जो हमने सेल्स आई डॉट वैल्यू जे पे डाला सही है, एक एक करके सारे वैल्यू किस पे डल गए, जे पे डल गए। अब के क्या कर रहा है, 1 से 4 सेलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे S1 में पहले S1 का 33 है नहीं है, तो R के ऊपर इसने S1 यहाँ लिख दिया ना, S1 डॉट फिल कर दिया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लास्ट में R को खाली नहीं किया, तो R इक्वल टू ब्लैंक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद फिर प्रोग्राम आपका सही चलेगा। ठीक है सर। अब बट यहाँ पे किसने क्यों नहीं काम किया उदय में, सी इक्वल टू, अच्छा हाँ सी को भी तो खाली करना पड़ेगा ना मुझे, सी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले यहां हमने क्या किया, एक हमें एरे लिया, क्या लिया हमने एरे। एरे क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को लोड करना है, तो हमने यहां पे डाला। ठीक है, फिर हमने लूप लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, लूप लगाया कि मुझे इतना बार इस पूरे पूरे प्रसंग को रन करना है, कितना बार, तो 8 टाइम रन करना है। फिर हमने यहाँ पे एक एक करके सारे वैल्यू अपने एरे में डाल दिए, क्योंकि 4 है तो हमने मैनुअली इस जो ऊपर वाले लाइन में हमने एक एक करके 4 बार लिखा था, वो ना लिख के हमने इसको लूप के अंदर डाल दिया, जिससे सारे वैल्यू एस के ऊपर आ गए, मतलब एरे के ऊपर आ गए। फिर मैंने चेक किया कि 33 कौन कौन है, तो हमने बोला कि जो 33 से ऊपर है मतलब जिस सब्जेक्ट में पास है, तो सी के ऊपर एक काउंट डाल दो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट डाल दो। अगर नहीं 33 से नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट में फेल है वो सब्जेक्ट का टेक्स्ट डाल दो, आर के साथ वो कंबाइन कर दो, क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ऐसे करके इसने कर दिया। फिर हमने चेक किया कि अगर सी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 है, 4 सब्जेक्ट है और 4 है, मतलब 4 बार इसके ऊपर नंबर ऐड किया, मतलब 4 बार वो 33 से ऊपर है, तो तुम पास कर दो। अगर नहीं 4 के अलावा 3 2 1 है, तो ये आर के ऊपर जिस सब्जेक्ट में जो फेल हुआ है वो फेल तुम यहाँ सेल के ऊपर डाल दो। फिर आर को करो, यहाँ पे आर को खाली करो, सी को भी खाली करो, ताकि दूसरी वैल्यू लोड हो सके और पास फेल फिर से फॉर्म कर सके। अब ये वाला कोड आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ए वाला कोड इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम हर सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट में फेल हुआ उसका भी ले रहे हैं, और दूसरा ए अगर कल के डेट में कॉलम्स 10 20 50 भी हो जाते हैं, तो हमें अपने इसके अंदर में सिर्फ 2-3 चीजें चेंज करनी होगी, जैसे कि यहाँ बस नंबर चेंज करने होंगे, और इसको भी हम आगे चल के ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कई सारे इफ को एक साथ यूज करना सीखा आपने, साथ में आपने एरे कंसेप्ट कई सारे लूप को यूज करना सीखा, साथ में आपने एरे कंसेप्ट को भी समझा। एरे 2 होते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। अभी जो मैंने बताया ये सिंगल डायमेंशन, जिसे इसमें सिर्फ एक रो है, उसमें रो एंड कॉलम होता है, उससे मल्टी डायमेंशन होता है। आगे चल के मैं मल्टी डायमेंशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है,
आते हैं लास्ट टॉपिक, आज की क्लास की लास्ट टॉपिक, वो है हमारा एल्स इफ। क्या है? एल्स इफ। लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा। इफ सब्जेक्ट में गए, इफ अंडरस्कोर 8 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। 8 है कि 9 था? 8 ऊपर है। हाँ 8। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्लैब मिला है कि अगर 0 to 40 हुआ तो 500 देता है, 41 to 100 41 to 80 हुआ तो वह 1000 देता है, 81 to 100 हुआ तो 2000 और ग्रेटर देन 100 है तो 5। ओके, अब इसको करना है तो इसको सबसे पहले हम करते हैं डिम एस आर एच लॉ, फिर लूप लगाते हैं कि i इक्वल टू चले 2 to 16। इसको ऑटोमेट आप कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे सेल्स i कॉमा 1 रो डॉट वैल्यू, हमने इसके ऊपर डाल दिया, s के ऊपर डाल दिया। इफ s इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40 देन s लाना पड़ गया, देन r इक्वल टू 500। अब यहां देंगे else if में हमने बोला कि s इज लेस देन इक्वल टू 80 देन r इक्वल टू 1000। again else if s is less than equal to 100 then हमने बोला r इक्वल टू हो 2000। then again else if s is less than greater than 1000 then तो r इक्वल टू 5000, लास्ट में एल्स अगर कुछ भी ना हो r इक्वल टू 0 और लास्ट में ये एल्स का स्लैब होता है। ठीक है सर, यहाँ पे आई हो जाएगा 2 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू, आ गया। अच्छा, इसको एक चीज एक तरीके से और भी किया जा सकता है, सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस और इसमें हमने दे दिया एस, फिर लिखिए केस 0 to 40 तो r इक्वल टू 500। केस 41 स्पेस 41 to 80 r इक्वल टू 1000। केस 81 to 100 r इक्वल टू 2000।
केस ग्रेटर देन 100, तो r इक्वल टू select and select ए भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से ए भी आप यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये फाइल मैं सेव करके भेजता हूं। आज हमने लूप और एंड दोनों खत्म कर दिया। कल की क्लास में हम फॉर ईच लूप, डू व्हाइल लूप, डू अनटिल लूप और साथ में कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है सर? समझ गए? सर एक स्विच केस भी होता है ना? हम्म? स्विच केस भी कुछ होता है क्या? स्विच सिलेक्ट केस नहीं, स्विच होता है वो फंक्शन होता है, वो ये कोड नहीं होता, फॉर्मूला होता है। जैसे स्विच फॉर्मूला तो एक्सेल में भी है ना सर? ठीक है। तो फंक्शन स्विच केस जैसे एक्सेल में लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से लगाते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे दे दिए, बता देता हूँ, स्विच फंक्शन है, जो सेलेक्ट किया, हमने बोला कि अगर A11 हो तो न्यू दिल्ली आना चाहिए। ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर 22 हो तो ये मुंबई आना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही सेम वीवी में लगेगा, ये फंक्शन है ना। चलिए, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों भेज देता हूँ। ठीक है।